हमारे साथ हैं द्वारिका जी, जो ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर से अजमेर ट्रैवल कर रहे हैं आप सबके लिए। एंड अमित जी से तो आप सब परिचित हैं ही, आपके अजमेर के ही हैं। तो कलम प्रभा केतान फाउंडेशन की पहल है जो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए देश के विभिन्न शहरों में कार्यरत है। इसका प्रस्तुत करता है श्री सीमेंट और इसके सहभागी हैं वीकेएफ जयपुर और एहसास वुमेन ऑफ अजमेर। सो आज अब मैं अमित जी से दरख्वास्त करूंगी कि एंड द ऑडियंस विल सेट फॉर यू। थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे मूर्धन्य लेखक, साहित्यकार और कला प्रेमी के बीच मुझे ये मंच शेयर करने का मौका मिल रहा है। और आपका परिचय देते हुए मुझे बड़ा वो लग रहा है कि मैं इतने बड़े शख्सियत जो देखने में बड़े साधारण से और हम उम्र हैं, उनका परिचय देना मेरे लिए बड़ी गर्व की भी बात है और सम्मान की बात है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, आप प्रोफेसर द्वारिका उनियाल जी हैं और आप प्रो वाइस चांसलर अपने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बेंगलुरु से हैं। और आपने वैसे विषय से अगर हम बात करें तो शिक्षक हैं और शिक्षक के बाद इनका जन्म बेसिकली उत्तराखंड में हुआ और परवरिश राजस्थान में। तो राजस्थान में उदयपुर के जावर माइंस में आपका जन्म जो परवरिश रही और उसके 9 वर्ष की आयु से आपने कविता आरंभ की थी, लिखना शुरू किया, विभिन्न मंचों और रेडियो स्टेशंस में कविता पाठ किए, कादिनी जैसी पत्रिकाओं और कई अखबारों में इनकी कविताएं छपती रही हैं। और इस साल इनका पहला काव्य संग्रह उम्मीदों के पंख बाजार में आया और पाठकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लिखने पढ़ने के अलावा इनकी दिलचस्पी अभिनय, पॉडकास्टिंग, पहाड़ से जुड़े मसलों में और ये कोलकाता के साहित्य संगठन नीलांबर से भी जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बायोडाटा रीड करना चाहूँ तो काफ़ी समय लगेगा, फिर भी प्रो वाइस चांसलर डेवलपमेंट एंड लीडरशिप एंड फाउंडिंग डीन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्कूल ऑफ बिजनेस एट आरबी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इससे पहले डीन क्लेम यूनिवर्सिटी, लगभग 25 सालों का इनका शिक्षण का जो एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर उनियाल जो हैं वो प्रीमियर बिजनेस स्कूल में भी आप रहे हैं, IIM काशीपुर जो वहाँ असिस्टेंट डीन ऑफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन एंड हेडेड इट्स देहरादून कैंपस, MICA अहमदाबाद, SPJIMR मुंबई। बहुत ज़्यादा लंबा ये शुरुआती है आया जा रहा है। मैं केवल ये इस दृष्टिकोण से बताना चाह रहा था कि देखने में बड़े यंग और हैवी और सरल से दिखने वाले व्यक्ति, बहुत अच्छे एकेडमिशियन और बहुत अच्छे ओहदों पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में काम किया और लेखक हैं। तो एक लेखक का परिचय अगर इन सब से जुड़ के आता है तो एक नए विचार को, एक नई सोच को जन्म देता है। अब मैं ज़्यादा औपचारिकता छोड़ते हुए आपसे कुछ बातें हम करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप अपने जो लेखक जीवन की शुरुआत या जन्म के बारे में, आप जैसे उत्तराखंड में जन्म हुआ और राजस्थान में परवरिश हुई, तो कृपया आप बताएं कि कैसा आपका राजस्थान का जो परवरिश रही या शुरुआती जीवन है, स्कूल काल का, आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी। धन्यवाद अमित भाई। मेरे लिए अजमेर कोई
नया शहर नहीं है, मैं 97 से शहर में आ रहा हूँ। मेरी बहन का ससुराल है और मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है ये कि मेरा परिवार मुझे आज देख रहा है। इन्होंने मुझे कभी सिर्फ स्कूल के स्टेज पे देखा, उसके बाद 30 सालों से उन्होंने मुझे कभी स्टेज पे नहीं देखा, सिर्फ ये फोटो पे देखते हैं। लेकिन आप लोगों का, कलम का, केदान फाउंडेशन का, आपरा जी का, अमृता का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ, आप लोगों के सामने आऊँ, अपनी बातें करूँ। और जैसे अमित भाई ने कहा, मैं शिक्षक हूँ और मेरी सबसे बड़ी जो एक इंट्रोडक्शन होता है वो एक सिर्फ टीचर का है। और इस पर दो शब्द हैं कि ज़िंदगी का ब्लैक बोर्ड लिए यहाँ वहाँ फिरता हूँ। ज़िंदगी का ब्लैक बोर्ड लिए यहाँ वहाँ फिरता हूँ, वक्त की चौक से लिखता हूँ, मिटाता हूँ। ज़िंदगी का ब्लैक बोर्ड लिए यहाँ वहाँ फिरता हूँ, वक्त की चौक से लिखता हूँ, मिटाता हूँ। कभी सीखने की जिद थी, कभी सीखने की जिद थी, आज सिखाने का बहाना। जिंदगी का ब्लैक बोर्ड लिए यहाँ वहाँ। और जहाँ तक लिखने का सवाल है, जैसे अमित भाई आपने पूछा, तो ये एक कशिश है, ये एक जुनून है, ये एक जिद है। और वो इसलिए भी है कि मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोच कर ज़ाया नहीं करता। मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोच कर ज़ाया नहीं करते। ख्याल को हवा लगनी चाहिए, ख्याल को हवा लगनी चाहिए, उसे कागज़ पर उकेर कर जिंदा रखना ज़रूरी है। फिर चाहे कलम की निब से, कलम की हम बात कर रहे हैं, कलम की निब से उसकी निभे न निभे। मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोच कर ज़ाया नहीं करता। तो 9 साल की उम्र से लिखना शुरू किया क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में एक ट्रिगर पॉइंट आता है, और वो ट्रिगर पॉइंट था 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा जी की हत्या। मैं 9 साल का था, बहुत आहत था। हमारी जितनी जनरेशन में लोग हैं, हमसे सीनियर भी हैं, हमारे बराबर के लोग हैं, सबने ये दर्दनाक दृश्य देखा, सुना। हमने तो सुना ही था उस दौरान रेडियो पे, तो बहुत एक आहत हुआ मन। बाल्य मन 9 साल का क्या लिख सकता है, कितनी हिंदी जानता होगा, कितना, बट एक आहत था मन। तो मैंने शाम को बैठे बैठे लिख दिया कि इंदिरा तुम तो हो गई कुर्बान, तुम तो थी बहुत महान। गांधी की हिंदू थी तुम, नेहरू की प्रियदर्शनी, देश बचाने आए तुम, थी तुम दूरदर्शनी। इंदिरा तुम तो हो गई कुर्बान, तुम तो थी बहुत महान। और ऐसी पूरी कविता रच सी गई। मेरी बहन बैठी है, दूसरी देहरादून में है, रीना, वो भी प्रोफेसर है। तो दोनों ने पढ़ी, बोले माहौल ऐसा नहीं था कि आप वाह वाह करें उसको, था कि लेकिन एक चीज़ निकली है। और हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा योगदान हमारे स्कूल का है, हमारे शिक्षकों का है। और वो हमारा केंद्रीय विद्यालय था, छोटा सा शहर था जावर माइंस, एक कस्बा था हिंदुस्तान सिंह का, जहाँ मेरे पिताजी काम करते थे। तो वो स्कूल ने कभी ये नहीं कहा कि तुम इस लायक नहीं हो कि स्टेज पे नहीं जा सकते। अगले दिन हम स्टेज पे गए, हमने कविता सुना, तो पूरा स्कूल गमगीन था। आफ्टरनून के बाद में हमारी छुट्टी कर दी गई, लेकिन कविता स्टेज पे चली गई और सुना दी गई। और हमारे शिक्षकों ने कहा कि बेटा तुमने अच्छा लिखा। तो वो जो दौर चला 84 से 95-94 तक का, वो 10 साल मैंने काफ़ी लिखा। मैं लिखता रहा। मेरे स्कूल के टीचर्स, अपर्णा महापात्रा मैडम, गंधर गौतम सर, इन्होंने मुझे बहुत सराहा। एक इंग्लिश के टीचर थी, एक हिंदी के टीचर थे। और एक बहुत प्रेशर भी होता है जब आप छोटे भाई होते। तो मेरे घर में मेरे 4 माँ बाप थे, माँ बाप और ये दोनों बड़ी बहनें, माँ बाप। तो बहुत प्रेशर होता है आपको परफॉर्मेंस का कि रीना मीना का भाई है तो अच्छा क्यों नहीं करेगा। अरे भाई क्यों ज़रूरी है क्योंकि वो अच्छा करती थी। तो एक हमेशा मौका ज़्यादा मिला क्योंकि रीना मीना का भाई था। तो आई थिंक टीचर्स ने भी मुझे वो मौका दिया। और मैं 94 तक मैंने लिखा, 95 तक लिखा। और कॉलेज के दिनों तक आई थिंक मुझे मौका लगा। मैं उदयपुर में पला बड़ा, तो यूनिवर्सिटी में बहुत मौका लगा स्टेज पे जाने का, बोलने का। ऑल इंडिया रेडियो में महेंद्र मोदी अंकल थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। अब्दुल अलानिया थे,
डॉक्टर दोनों ने काफ़ी सपोर्ट किया। और वो एक वक्त था जब तक मैंने काफ़ी लिखा, अपने वक्त से आगे भी लिखा और काफ़ी लिखा। उस वक्त की एक कविता है जो मैंने अपने पिताजी पे लिखी थी, क्योंकि हम लोग एक यही पूछते हैं लोग, अभी पूनम जी भी कह रही हैं कि बात हो रही कि हमेशा हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के, तो अब मैं जवाब देता हूँ कि मैं जी कहीं नहीं। 11 शहर हो गए, 8वीं नौकरी हो गई, 16 घर हो गए, तो करीब 25 राज्यों में मैंने काम कर लिया है। तो अब ये नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ का, लेकिन क्योंकि पैदाइश उत्तराखंड की है तो पहाड़ रचबस सा है, लेकिन दिल से आज भी आदमी मेवाड़ी है। और जिस दिन मेरी बीवी दाल बाटी खिलाती है तो मैं कहता हूँ दूधो ना हो तो फलो। मुझे चैसा और भात कम पसंद है और दाल बाटी ज़्यादा, तो आई थिंक खाने से मेरा ये संबंध है कि मैं राजस्थानी ज़्यादा हूँ और पहाड़ी तो। लेकिन मेरे पिताजी के दिल में हमेशा से एक जो आदमी पहाड़ छोड़ के आता है उसकी व्यथा हमेशा से रही, क्योंकि जब दादाजी गुजरे 81 में तो पापा को 17 दिन बाद पोस्ट कार्ड मिला, और 90 में जब दादी गुजरी तो पापा गांव जाके वापस लौटे जावर माइस, और मैं तार लेके खड़ा था कि दादी गुजर गई। पापा महीना भर रह के आए दादी के पास, वो ट्रेन पे बैठे, 3 दिन में पहुंचे और मैं तार लेके खड़ा था कि दादी फिर गुजर गई। तो फिर उल्टे पैर फिर भागे। तो वो पिताजी की जो एक दिल में हमेशा से गिल्ट था, उनका ग्लानि बोध था, तो मैं 17 साल की उम्र में मैंने 93 में लिखा कि आज कितना आगे निकल आया हूँ मैं, स्मृतियों को छोड़ पीछे, अपने अतीत का गला घोंट कुछ पाने के शायद अपना सर्वस्व को, आज कितना आगे निकल आया हूँ मैं, स्मृतियों को छोड़। तो वो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस चलते रहे अमित भाई, और 95 तक काफ़ी लिखा। और फिर जैसे होता है बारिश के बाद सूखा आता है, तो मेरा सूखा 20 साल का। 20 साल का बहुत बड़ा अंतराल होता है। 20 साल में व्यक्ति की जो एक उपजाऊ शक्ति होती है कई बार वो बंजर हो जाती है, क्योंकि जीवन की व्यस्तताएं हैं, आदमी प्रोफेशनली अपने करियर की तरफ ध्यान देता है, और फिर कुछ समय बाद उसके लिए भौतिक आवश्यकताएं पूरे साधन पूरे हो जाते हैं, तो मन की जो उपजाऊ शक्ति है, जो कल्पना शक्ति है, जो वो ख़त्म सी हो जाती है। ऐसे समय में 20 साल का गैप, मेरे ख्याल से 95 से 2015 तक ये बहुत बड़ा पीरियड है। और इस दौरान आपने अपने स्वाभाविक है अपने पेशा जो अपना करियर है उसकी तरफ ध्यान दिया होगा। उसके बाद 2015 में ऐसा क्या हुआ, या ऐसा क्या वाकया हुआ, या ऐसी क्या घटना हुई, या क्या परिवर्तन आया कि आप वापस पुनः लेखन की तरफ आकर्षित हो? ऐसे ही होता है हम सब की ज़िंदगी में। तो जैसे आप मेरा भी बायोडाटा पढ़ रहे थे, तो ऊपरी आवरण से पता चलता है कि आदमी सक्सेसफुल है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कितनी ठोकरें खाई। तो आप अपने आप को प्रूव करने में, अपने माँ बाप को जसलाने में कि नहीं आप काबिल हैं, वक्त लगता है। और क्योंकि मैंने ऐसा प्रोफेशन चुना जिसमें इंस्टेंट सक्सेस नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है अपने आप को प्रूव करने में। एकेडमिक लाइफ बहुत टफ होती है, और मैनेजमेंट एकेडेमिया बहुत ज़्यादा एक तरह से निष्ठुर होता है। तो मुझे करीब 20 साल लगे अपने आप को प्रूव करने में कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने किताबें लिखी, लेकिन मैनेजमेंट की किताब। मैंने आर्टिकल लिखे तो मैंने मैनेजमेंट का। मैंने हिंदी छोड़ दी और फिर मैं अंग्रेज़ी में लिखने लगा। मैं पहले हिंदी में सोचता था, लिखता था, अब बहुत मुश्किल है मेरे लिए हिंदी में सोचना भी। अब ये हालत है कि मैं सिर्फ जब लिखता हूँ तो हिंदी में सोचता हूँ, वरना सारे टाइम अंग्रेज़ी ही रहती है, क्योंकि आपके 25 साल के जो एक आपका दायरा रहता है उसमें वो आप पढ़ते कम हो, आप दूसरी चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहे हो। और तो 2 चीज़ों का फ़र्क पड़ा अमित भाई कि एक तो पढ़ना कम हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गई, मृणाल पांडे छोड़ के चली गई, ठीक है। घर में मैं घर से बाहर निकल आया तो घर में माहौल था, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा हिंदी अच्छा पढ़ते थे, तो मैंने मधुशाला जब मैं 5वीं में था तब पढ़ ली थी। वो मुझे लेके जाते थे कवि सम्मेलनों में, तो मैं जाता था उनके साथ में। रमानाथ अवस्थी जी को, बालकवि बैरागी जी को, बच्चन साहब को उस ज़माने में मौका लगता था तो सुना है, देखा है, समझा है। और फिर
क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ जाते हो तो फिर लिखना पढ़ना छूट सा जाता है, तो वो चीज़ बिल्कुल एक तरह से रुक सी गई। तो उस 80 के दशक से 95 तक जितना मैंने पढ़ा, उस ज़माने के जितने लेखक थे हिंदी साहित्य के, गद्य और पद्य दोनों, उन सबको मैंने पढ़ा था। निर्मल वर्मा से लेकर रांगे राघव से लेकर राजेंद्र यादव से लेकर मनु भंडारी से लेकर, अगर आप कहानियों में जाएँ, और मुक्तिबोध से लेकर आप और पुराने हमारे मंगलेश डबराल से लेकर और उनसे भी पहले के जितने कवि रहे हैं, सबरेश्वर दयाल सक्सेना से लेकर वो, लेकिन वहाँ तक छूट गया। उसके बाद जो कितनी अच्छी हिंदी रची गई, कितने अच्छे लोग आए जितने ने काफ़ी लिखा, तो वो घूम फिर के एक गुलजार पर सीमित हो गया कि आपके पास अब टाइम नहीं है, तो आप उन्हीं को पढ़ रहे हो, उन्हीं को देख रहे हो, उन्हीं को समझ रहे हो। तो 2015 में मैं मसूरी में था, तो सुंदर जगह है, और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो IAS को ट्रेन करती है, उसमें मैं पढ़ा रहा था। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अच्छा हम लोग पढ़ाते भी नहीं, मतलब कोशिश तो हम लोग करते हैं, वो पढ़ते हैं कि नहीं पता नहीं। तो वहाँ पे एक काफ़ी सुलझे हुए बहुत सुंदर एक इंसान से मेरी मुलाकात हुई, जो मुझसे उम्र में तो करीब 20 साल छोटा था, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा आगे। और वो आखिरी बार शायद आपके कलम में दीपक आया था यहाँ पे, बिल्कुल। उस लड़के का नाम है दीपक रमोला, बहुत प्यारा बच्चा है। ही वुड हेट दैट आई एम कॉलिंग हिम बच्चा, पर हार्वर्ड में बैठा है, अगले 10 दिन में मिलूंगा मैं उसको, मैं जा रहा हूँ। तो दीपक मेरे से बात करते करते बोला, द्वारी सर आप लिखते हो क्या? और वो तब आ रहा था जब उसने काफ़ी कुछ लिख लिया था। वो अमिताभ बच्चन पे उसने गाना लिखा, अतरंगी यारी, वो उस लेवल पे वो बच्चे ने लिखा था, अच्छा लिख रहा था। तो मैंने बड़ा ही शर्माए हुए से, झेपू पने से कहा, यार दीपक ने एक ज़माने में थोड़ा बहुत लिखता था, बड़ा वो सब बंद हो गया। तो एक इच्छा सी जागी, और वो लड़के ने कहा, नहीं सर आप मुझे बताएं। बहुत कम लोग होते हैं जिंदगी में जो एक जेन्युइन तरीके से आपके पास आके बोलते हैं कि नहीं बोलने को तो हाँ जी आप सुनाइए करिए, वो कहानी अलग होती है, लेकिन आप छुपा रहे हो अपने उस जिंदगी के दौर को जब आप थोड़ा लिखते थे। और वो लड़का आके बोल रहा है, नहीं द्वारी सर कहीं तो लिखा होगा ना, कहीं तो होगा, दिखाइए ना। तो कुछ त्रिवेणियाँ लिखी थी उन 20 सालों में, छोटी मोटी कुछ 20, उसमें से कुछ निकाल के मैंने दीपक के सामने रख दी कि यार ये कुछ लिखा था कुछ सालों पहले। तो उसने कहा कि कमाल है, आप लिख क्यों नहीं रहे? मैंने कहा यार अब तो वो चला गया था, तो ज़माना था, चीज़ें थी, वो चला गया, मुझे नहीं लगता कि वो लौट के आएगा। मतलब हर एक कवि की लाइफ में चीज़ों में एक स्पार्क होता है, एक न्यूज़ होता है, एक चीज़ होती है, वो चली जाती है, तो शायद वापस लौट के आना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने मुझे काफ़ी प्रेरित किया, उसने मुझे काफ़ी प्रेरणा दी कि नहीं आपको लिखना चाहिए सर। एक छोटा बच्चा आपको बड़ा मान रहा है और बोल रहा है इस तरह से, जो खुद काफ़ी अच्छा लिखता है और उसको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है बॉलीवुड में और बाकी जगह पे भी। उसकी किताब इतना तो मैं समझ गया हूँ, जो पिछली बार शायद उसने सुनाई होगी, बहुत अच्छा लिखा है। और उसके कुछ हफ्ते बाद बारिश गिरी, और पहाड़ में बारिश का मौसम बहुत सुंदर सा होता है। तो और फिर टीन की टप्पर रहती है तो आवाज़ भी आती है, और बारिश के अगला दिन जो होता है जिसमें धूप निकलती है हल्की सी और कोहरा छाता है मसूरी का, अगर आप विजुअलाइज करें तो एक बहुत सुंदर सी एक छवि आपके मन में दिखती है। तो मैंने अचानक से लिख दिया, जो आपकी अगर अनुमति हो तो मैं इसमें से थोड़ा सा 2 शब्द उसमें से पढ़ देता हूँ कि वो क्या झरना, जो क्या बूंद थी जो झरना बनी। जी वो ये बूंद, हाँ जी। तो वो ये थी कि कल रात कड़कड़ाके बिजली गिरी, लाल टीन की छत पर भर भरा बरसा पानी छमाछम था। सुबह उठा तो कोहरे की रुई में लिपटा सूरज नम, काली सफेद धुंध में सिकुड़ा चीड़ जम था। उधमी लंगूरों का परिवार गेरुआ झोपड़ी के कोने में दुबका सिमटा चिपटा गरम। फिर वो कविता पूरी आ गया। तो वो पूरा लास्ट में आता है कि हाँ पांडे जी कह रहे थे इस बार जल्द पड़ेगी बर्फ। तो एक तरीका कुछ निकला, उसके बाद फिर कुछ हुआ, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर कुछ हुआ, फिर मैंने कुछ लिखा। तो वो एक सिलसिला अमित भाई चलता गया। और इस बार परिवार ने, बहनों ने, और इस बार तो मेरी बीवी भी थी
उन्होंने भी कहा कि नहीं, आई थिंक आप लिख रहे हैं तो लिखते जाइए। दीपक ने कहा सर आप कर रहे हैं तो करते जाइए। और फिर डरते डरते कुछ बड़े लोगों के संपर्क में आया जो बहुत अच्छे पोएट्स हैं, बड़ा नाम है। उन्होंने कोई पढ़ ली, उनको डरते हुए कोई मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे। एक बड़ा नाम है प्रताप सोमवंशी, उनकी बड़ी किताब है इतवार, तो इतवार छोटा पड़ गया। तो प्रताप भाई ने बहुत प्रेम किया और वो मुझे जानते भी नहीं। जैसे दीपक तो मुझे जानता था, दूसरे लोग जान रहे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक मिलता है कि हाँ नहीं अरे सर चढ़ा देते हैं बच्चे, अरे सर नंबर चाहिए होगा सब। बट एक प्रताप भाई का इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन था कि नहीं द्वारी ठीक लिखा है, इसमें ये ठीक कर दो, उसमें ये ठीक कर दो, यहाँ ये कर दो, ये थोड़ा सा और लिखो, ये और पढ़ो, ये चीज़ लिखो। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और फिर 20 साल में 20 ने लिखी और पिछले 7 साल में 700। क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये एक जर्नी जो चालू हुई, जो रुका हुआ जो झरना था वो एक ऐसा बहा कि अब वो मतलब एक अविरत प्रार्थना करिए कि रुके ना। नहीं, ऐसी चलता जाए। प्रार्थना भी है और आप ऐसे व्यक्ति भी नहीं है कि उसको कहीं जाके रोक देंगे। अब जैसे जो आपने अपनी पंक्तियाँ पढ़ी, तो अगर हम बात करें शब्दों की चयन की, तो कहीं ना कहीं जो शब्द आपके हैं वो आसपास के वातावरण से जुड़े हैं और एक ऐसा दृश्य पैदा करते हैं जो हम एक चित्र में देखते हैं। मैं एक कलाकार हूँ जी, तो मैं भी जो चीज़ों को ऑब्जर्वेशन है वो लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, भौतिक चीज़ों का ऑब्जर्वेशन है, आसपास के वातावरण का जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने चित्रों और रंगों के आकारों के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। वही प्रस्तुतिकरण आपके इन कविताओं में झलकता है और कहीं कहीं हमें वो जो गुलजार साहब की मिट्टी की सौंधी महक इसमें नज़र आती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक छोटा हो बड़ी बात, लेकिन गुलजार साहब को इतना पढ़ा है और मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं जो गुलजार साहब के करीबी दोस्त हैं, तो मैंने उनको सिर्फ उनके थ्रू छुआ है। आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई, इंशाल्लाह कभी होगी। लेकिन हमारे पुराने मित्र हैं, पवन झा जयपुर में रहते हैं, काफ़ी बड़े म्यूज़िक क्रिटिक हैं, फिल्मों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकार हैं और गुलजार साहब से ज़्यादा उनको पता है कि गुलजार साहब ने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। तो आज की तारीख में आप व्हाट्सएप पे देखते हैं और इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हर एक शायरी जो है वो गुलजार के नाम से चलती है। तो पवन भाई एक ब्लॉग चलाते हैं जिसका नाम है नॉट बाय गुलजार। और ये गलती अब बच्चन साहब की भी होने लगी है। मैंने बच्चन साहब को भी बहुत शिद्दत से पढ़ा है और अमिताभ जी भी गलती करते हैं और हमें पता चल जाता है इमीडिएटली कि वो बच्चन जी का नहीं है और अमिताभ ट्विटर पे डाल देते हैं कि बाबू जी का जन्मदिन है, आज उनकी 4 पंक्तियाँ, और मैं और पवन भाई इमीडिएटली उनको लिखते हैं कि सीनियर बच्चन, ट्विटर पे उनका नाम है सीनियर बच्चन। सर ये बच्चन जी की लाइन नहीं है। तो उसका इफेक्ट आई थिंक एक एकलव्य और द्रोण वाली मामला है कि इतना पढ़ा तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक नज़र है, जो आप एक पोइटिक नज़र कह सकते हैं। जैसे आप आर्टिस्ट हैं अमित भाई, तो आप लिखते हैं, आपकी विजुअल इमेजरी बहुत अमेजिंग रहती है। तो मैं एक विजुअल पोएट हूँ, तो मुझे विजुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ और उसको फिर शब्दों में जो भी मेरी लिमिटेशन है उसको ढालने की कोशिश करता हूँ। तो आपने जैसे देखा होगा, फोटोग्राफ लिए होंगे कि पहाड़ में आपको दूर वाला पहाड़ जो है वो कभी हरा या भूरा दिखता नहीं, वो नीला दिखता है, वो आकाश की नीलिमा उसमें छा जाती है। तो मेरी 4 लाइनें हैं कि क्या कभी नीले पहाड़ देखे हैं तुमने, क्या कभी नीले पहाड़ देखे हैं तुमने, हरे पत्तों को चीर जब वो सुनहरी किरण सफेद बादलों से ढकी बर्फीली चट्टानों से टकराती है तो उसे चोट लग जाए। वाह वाह, बहुत सुंदर। सफेद बादलों से ढकी बर्फीली चट्टानों से जब वो सुनहरी किरण टकराती है तो उसे चोट लग जाती है, शायद नील पड़ जाती है जहां तहां उसी नीलिमा के प्रतिबिंब को ओढ़े व पहाड़ नीले पड़े रहते। क्या कभी नीले पहाड़ देखे हैं? बहुत सुंदर। मेरे को लगता है आपके आसपास कोई कलाकार जरूर है जिसके रंगों को आप अपने लेखन का माध्यम बनाते हैं। क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक चित्रकार से मेरी शादी हुई है।
तो मैं शब्दों के चित्र बांधता हूँ और असली के चित्र बनाती हूँ। तो ये जो कवर पेज है वो भी मेरी धर्मपत्नी स्नेहा नौटियाल ने बनाया है, और ये एक जुगनू है जो आकाश में उड़ने की उसकी तमन्ना है, उसकी उम्मीद है, उसके पास छोटे से पंख हैं, और वो सिर्फ तारों पे नहीं जाना चाहता, वो सूरज बनना चाहता है। तो जुगनू की जो एक उम्मीदों की पंख है वो ये है। तो हाँ, सो स्नेहा से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, वो बहुत सुंदर बनाती हैं। तो इसमें कुछ कविताएं हैं, वक्त मिला तो थोड़ा सा सुनाऊंगा, जिनको एक्चुअली उनके पेंटिंग पे लिखा गया है। उन्होंने जो चित्र बनाए उससे मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने उस पर फिर लिखा है। कभी कभी मैंने जो लिखा है उस पर उन्होंने चित्र बनाए हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री हमारे घर की है कि आपस में एक दूसरे को गुजारिश है कि जो आपने पंक्तियाँ जी चित्रों को जी 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 तो आप हमारी गुजारिश करते जी हैं। जी। तो पहली कविता, ये जो किताब का टाइटल है उम्मीदों के पंख, इस पे एक छोटी सी कहानी है, उनको कह के कविता सुनाता हूँ। तो मैं जब मसूरी में पढ़ाता था तो एक दिन एयरपोर्ट से एक ड्राइवर मुझे लेके मसूरी एकेडमी लेके जा रहा था। तो बहुत इनोसेंस में उसने मुझसे पूछा कि सर आप IAS ऑफिसर हैं? तो मैंने मुस्कुरा के कहा नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। तो कहता अच्छा सर उन्हें पढ़ाते भी हैं? मैंने कहा कोशिश करते हैं। उसने पूछा सर बनते कैसे हैं? तो मैंने उसको पूरा UPSC जो तरीका होता है, मेंस होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, शिद्दत से उसको तमीज़ से समझा। तो क्या हंसने लगा, बोले सर आप तो सोच रहे हो कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मेरी ना तो उम्र है ना औकात। तो मैंने औकात तो है, उम्र का पता नहीं कि तुम उस एज लिमिट में आते हो कि नहीं, लेकिन अगर उम्र है तो लिख सकते हो। क्योंकि उस साल मेरी क्लास में 2 बच्चे थे, एक के पिताजी ऑटो ड्राइवर थे और एक के पिताजी पंचर बनाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सिर्फ मेहनत लगती है। उसने कहा सर पैसे लगते हैं? मैंने नहीं, मेहनत लगती है, वक्त लगता है। तो कहता है नहीं सर मैं अपने लिए नहीं, अपनी बच्चियों के लिए पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा कितने उम्र की है तुम्हारी बच्ची? तो ये बात करीब 6 साल पहले की है। उसका नाम है शमशेर। उसने कहा सर मेरी बेटियां हैं 6 और 9 साल। तो मैंने कहा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। तो उसने इतनी ज़हीन सी बहुत प्यारी सी बात कही कि सर आज से सोचूंगा नहीं तो सपने कब। मैं घर आया, मैंने स्नेहा को कहा मेरे से बात मत करना प्लीज़। कागज़ उठाया, एक न्यूज़पेपर अखबार, और उसमें पहली 2 पंक्तियाँ लिखी। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था फ्लाइट लेके, और मेरी पहली 2 पंक्तियाँ ये थी शमशेर और उसकी बेटियों के नाम कि सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट नहीं लगता। सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट नहीं लगता, बस पलकों को उम्मीदों के पंख चाहिए। बहुत सुंदर, क्या बात। फिर अगले दिन मैं गया, क्लास ली और देखा कि कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत बढ़िया काम करके आए थे अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से, और कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने इतने अच्छे दिए मुझे। तो उस पर फिर 2 पंक्तियाँ आई कि ख्याल पकाने के चूल्हे कम नहीं, ख्याल पकाने के चूल्हे कम नहीं, नई सोच के कोयलों को एक चिंगारी चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। और फिर मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैंने अपने एकेडमिक सिस्टम, काफ़ी प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं और सब टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी। एक हमारा जो एक शिक्षण व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ बिल्डिंग बनाने से एक यूनिवर्सिटी या स्कूल खड़ा हो जाता है? हम लोग सिर्फ बिल्डिंग बनाने में लगे रहते हैं। तो उस पर मेरी 2 लाइन है कि सुर्ख कंक्रीट की इमारतों में ज्ञान कसमसाता है, सुर्ख कंक्रीट की इमारतों में ज्ञान कसमसाता है, विचारों को पनपने के लिए हरी घास खुली धूप चाहिए, और सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज का टिकट नहीं लगता, बस पलकों को उम्मीदों के पंख चाहिए। और फिर कविता बहुत दूर चली जाती है। आखिरी 2 पंक्तियां ये हैं कि कुछ सालों पहले गुरुत्वाकर्षण जो रेज हैं उनकी आवाज सुनी गई थी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की आवाज आई थी लिगो लुजियाना में, कि इन सितारों से आगे जहां और भी है शायद, इन सितारों से आगे जहां और भी है शायद, मरते जन्मते तारों की
एक क्षीण स्वर की क्षणिक प्रतिध्वनि चाहिए सपनों को उड़ने के लिए, हवाई जहाज करने के लिए लगता, बस पल को चाहिए। तो ऐसे ये कहानी वहाँ से चली और कुछ कविताएं, और जो आपने कहा अमित भाई की, मैं अपने आप को कवि नहीं मानता। प्रोफेशनली मैंने एथनोग्राफी पढ़ी है और मैं एथनोग्राफिक रिसर्चर, मतलब मेरा काम सिर्फ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। पढ़ाता मैनेजमेंट में भी वही मार्केटिंग में पढ़ाते हैं, वही दूसरी चीज़ें पढ़ाते हैं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं उन पे आपकी क्या नजर है और उस पे आप क्या बिंब खोजते हैं। तो खिड़की और दरवाजे में क्या बिंब निकल के आता है, या आईना और खिड़की में क्या बिंब निकलेगा, या सबके पास फोन है। आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में सबसे क्या इंपॉर्टेंट है? फोन। मैं कहता हूँ फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोन का चार्जर। कि अगर वो बंद हो गया फोन तो आप क्या करोगे? आपकी जिंदगी रूठी सी हो जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे बिंब जो है जिंदगी के, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करता हूँ, जिंदगी के बिंब, अब खाली गिलास है, ये भरा हुआ है, उसमें पानी है या नहीं है, उस पर कविता निकलती है। तो जो शब्द जो आपने आसपास की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, तो मुझे एक चित्रकार, क्योंकि मैं चित्रकार हूँ तो वो चित्रकार याद आते हैं, विंसेंट वैन गॉग जी। वो इतने इमोशनल और इतने एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट थे कि वो अपने आसपास की चीज़ों से जुड़े रहते थे और उन्हीं चीज़ों को वो पेंट भी करते थे। मतलब कई बार होता है कि हम विषय के लिए बहुत भटकते हैं या बहुत गूढ़ विषय लेते हैं या बहुत गूढ़ अपने शब्दों की रचना करते हैं या चित्र में भी इतना ज़्यादा गूढ़ हो जाते हैं कि उस वस्तु का, उस दृश्य का, उस अभिव्यक्ति का आनंद खत्म हो जाता है। तो वो अपने आसपास, इवन जैसे उनकी पेंटिंग है गॉगियांस चेयर, है ना, तो जो कुर्सी जिस पे गॉगियां बैठते थे उसको पेंट किया उन्होंने, अपने बेडरूम को पेंट किया, अपने बाहर रेस्टोरेंट को पेंट किया, खेत में जाते थे वहाँ कौवों को पेंट किया। तो मतलब आसपास की चीज़ों को, दृश्यों को वो अपने जीवन में संजोते थे। तो वैसा ही कुछ संयोजन आपके कविताओं में, जिसमें बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा फिलॉसफी ना होके उस वातावरण को महसूस करना और समझने की कोशिश। मैं इस बात को जारी रखते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी पसंदीदा रचना सुनाएं। तो ये आजकल की हमारी जो ज़िंदगी है उस पर एक मेरी कविता है, इसका नाम है उधार की हसरतें। हमारी जिंदगी का हिसाब अब थोड़ा उल्टा है, जितना ज़्यादा मिलता गया हम उतना कम पाते गए। हमारी जिंदगी का हिसाब थोड़ा उल्टा है, जितना ज़्यादा मिलता गया उतना कम पाते गए। मिलने और पाने के सिलसिले में अब आलम ये है कि हसरतें भी उधार की। क्या बात, बहुत अजीब सा बाजार है, खुशियाँ डिस्काउंट में खरीदते हैं। अजीब सा बाजार है, खुशियाँ डिस्काउंट में खरीदते हैं हम। चाहते महज क्रेडिट कार्ड बन गई हैं, चाहते महज क्रेडिट कार्ड बन गई हैं। महीने दर महीने उसका हिसाब चुकाते हैं। घर बड़े हैं लोग का, सामान ज्यादा जगह कम, खाना ज्यादा स्वाद कम। हमारी जीभों को भी होम डिलीवरी की आदत सी लग गई। घर बड़े हैं लोग कम, सामान ज्यादा जगह कम, खाना ज्यादा स्वाद कम। हमारी जीभों को भी होम डिलीवरी की आदत सी लग गई है। अब सुनिएगा कि परिवार शादी के कार्ड में दिखता है कभी, बहुत सुंदर, बहुत परिवार शादी के कार्ड में दिखता है कभी, और रिश्ते भी कामकाजी हो गए हैं। हर पल बढ़ते फेसबुक की लाइक में दोस्त कहीं खो से गए हैं। हम सब बोलते बहुत हैं मगर बातें बहुत कम होती हैं। हम सब बोलते बहुत हैं मगर बातें कम ही होती हैं। हर पल सेल्फी लेते फोन से वो यादों के एल्बम बनते नहीं। हर पल सेल्फी लेते फोन से वो यादों के एल्बम अब बनते नहीं। शायद यही अब हमारी जिंदगी है, यही उसके तरीके। शायद यही अब हमारी जिंदगी है, यही उसके तरीके। कल जब माँ ने हलवा भेजा तो मैंने कहा कि फ्रिज में रख दो। कल जब माँ ने हलवा भेजा तो मैंने कहा फ्रिज में रख दो, संडे को माइक्रोवेव पे गर्म कर लेंगे। बहुत बढ़िया। ये जीवन की हमारी जो व्यथा है या जीवन जिस तरह का जी रहे हैं, ये चीज़ें, वस्तुएं सब कुछ हैं, पर वो प्रेम, वो वातावरण, वो स्नेह
कहीं ना कहीं हम तो ये ढूंढ भी नहीं पा रहे। हर चीज़ पे अब जैसे हम आ रहे थे यहाँ पे तो फिर बहन से मैं बात कर रहा था दीदी से कि कैसे बड़े कस्बे छोटे शहर बनते हैं। तो मैं बहुत शहरों में रहा हूँ, कस्बों में रहा हूँ, चीज़ों को देखा है। तो ये आपके अजमेर पे और मेरे देहरादून पे एक छोटा सा वाकया ये है कि बड़े कस्बे जब छोटे शहर बनते हैं तो बदल से जाते हैं। बड़े कस्बे जब छोटे शहर बनते हैं तो बदल से जाते हैं। अब वो बड़ा बाजार छोटा हो जाता है, बस अड्डे को जाती वो बड़ी सड़क एक गली सी लगती है, ऊंची नीची बिल्डिंगों में सिक्योरिटी गार्ड आ गए। अब आपके अजमेर में भी मैंने देखा अब काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई हैं। पहले जब मैं आता था दीदी के घर तो वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती थी। ऊंची नीची बिल्डिंगों में सिक्योरिटी गार्ड आ गए हैं, स्कूटर कम, कारें ज़्यादा, पार्किंग कम, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। अब ना बगल के पहाड़ में चढ़ी धूप दिखती है। आपके पहाड़ छोटे से, लेकिन अब वहाँ पे भी शायद आपको धूप खोजना मुश्किल है सर। अब न बगल के पहाड़ में चढ़ी धूप दिखती है, न बारिश के बाद वाला कोहरा। बच्चे स्कूल बसों में जाते हैं, साइकिल रिक्शे वाले तो कब के दफन हो गए। मोहल्ले अब बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बन गए हैं, बगल के दरवाजे से कोई आता जाता नहीं। बहुत हमें याद है हम अपने दोस्तों के घर के भी दरवाजे से दीवार कूदते हुए हैं, खुद खिड़की बहुत बगल के दरवाजे से कोई आता जाता नहीं। और गौर फरमाइएगा हम सब की जिंदगी में ये होता था कि अब कटोरियों का भी उधार बंद। भाभी जी थोड़ा एक कटोरी शक्कर दे दीजिए, है ना। मैं माँ को कहता था कि गैस मिलेगी तो भी मांग लो कि गैस खत्म हो गया। भाभी जी कहते दरवाजों पर दिन में भी ताले लगे रहते हैं। संडे को शहर, मैंने एक मॉल देखी है आपके बगल में, शायद टूटने वाली है। संडे को शहर उस मॉल में जाता है, महंगी चीजें देख मन मसोसता है और 200 के भुट्टे कागज की कटोरी में खा खुश हो लेता है। कस्बे बने शहर के बच्चे महानगर का सपना देखते हैं, और ये देहरादून के लिए ज्यादा है। कस्बे बने शहर के बच्चे महानगर का सपना देखते हैं और गांव कस्बे की झोपड़पट्टियों में आबसा है। अधकचरा सा है मामला, बड़े शहरों वाली बात आ गई है। धुआं, गालियां, चोरियां, सीना चोरियां, बड़ी बसें, छोटे जहाज, महंगाई, कूड़े के ढेर, लाल बत्तियों वाले नेता, नीली बत्तियों वाले बाबू, बांग्लादेशी वोट बैंक, महंगे रेस्टोरेंट, ठंडी कॉफी, अंग्रेजी स्कूल, कमजोर पढ़ाइयाँ, सही है लेकिन अभी कुछ अधूरा है। उम्मीदें हैं, नौकरियां नहीं, कारें हैं, सड़कें नहीं, बैंक है, उधार नहीं। कल जब ढेरों बारिश हुई तो शहर में हर तरफ पानी ही पानी भर गया था। मैंने बगल के गुप्ता जी से कहा, अब तो अपना देहरादून भी मुंबई सा बन गया है। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक शहर की व्यथा, एक कस्बे की व्यथा आपने जीवन को जोड़ते हुए आपने बताई है, और ये सब कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम उसको ना देख पा रहे हैं या महसूस नहीं कर पा रहे। और यही जो आपकी पोइट्री की सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि इतने सहज शब्दों में, इतने सरल शब्दों में, कई बार जैसा मैंने जिक्र किया कि उसमें व्याकरण या शब्दों की क्लिष्टता इतनी अधिक हो जाती है, उसमें से रस कहीं चला सा जाता है। तो ये जो सरलता, सहजता आपके लेखन शैली में है, वो ही एक दर्शक को, पाठक को छूती है और संबंधों को भी छूती है। मेरी एक पर्सनल गुजारिश है कि आपकी बड़ी बहन यहाँ हैं और अभी कुछ दिन पहले ही उनका जन्मदिन गया था, उसके ऊपर आपने चंद लाइनें लिखी हैं। तो आज बहन भी सामने है, आप भी सामने और श्रोता भी हैं, तो इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता कि हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अमित भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बात बोली। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहता था। और ये चीज़ रोना वोना मत बहना, ठीक है। लगती तो नहीं है। नहीं, अभी सब बैठे हैं। तो ये बहुत एक बहुत इंटरेस्टिंग हम सब की ज़िंदगी में होता है कि मैं 2 बहनों में छोटा भाई हूँ और हमारी जो मंजली बहन है बड़ी, दोनों को ट्विंस कहा जाता था, रीना मीना हमेशा से, जबकि 1 ही साल का फर्क। तो ऑनेस्टली मैं सबसे बदमाश था एज यूजुअल, और रीना हमारी कुछ बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ों में तेज़, बहुत डोमिनेंट, अल्फा मेल हमारे घर का।
हम बदमाश थे दोनों, तो हमेशा कुछ गड़बड़ करके इस पे डाल देने का कि यार अभी बेचारी सीधी फंस जाती थी, सबसे बड़ी तो डांट सबसे पहले वही खाई। तो तुम्हारे लिए तुम्हारे 50वें पे जो लिखा था, वैसे दिखती नहीं हो लेकिन यहाँ पे भी बदमाशी करी है। छोटा भाई कुछ तो करेगा। कविता का नाम है वो बड़ी है। सीधी सादी दिल की प्यारी, सबको जोड़ती वो कड़ी है, मेरी दीदी वो बड़ी। कभी लाड़ से झाड़ से माँ बाबा की मार से वो ढाल बन खड़ी है, मेरी दीदी वो बड़ी। पढ़ाई में लड़ाई में हलवे की कढ़ाई में नहीं, लेकिन वो नक्शरी है, दीदी मेरी वो बड़ी। आज वो 50 की ख्वाबों के आकाश की खिलखिलाती जैसे फुलझड़ी है, दी मेरी वो बड़ी है। सीधी सादी दिल की प्यारी, सबको जोड़ती वो कड़ी है, दीदी मेरी वो बड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी कविताओं में रोमांस कहीं लगता नहीं, और जहाँ तक मैंने आपको संदर्भ में पढ़ा है या जानकारी ली है, तो आपने शायद 17 साल की उम्र में शून्य पर कविता लिखी थी। जी। 17 साल की उम्र में तो कुछ और विषय होते हैं जी। ये इतना गड़बड़ रहा मेरी जिंदगी के साथ। तो आपने कभी अपनी पत्नी के लिए या प्रेमिका जो बताना नहीं चाहते उनके लिए कुछ लिखा हो तो गुजारिश करूँगा। जी 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 जी, अमित भाई ने फंसा दिया है। लोग कहते हैं बहुत बार कि तुम्हारी रोमांस वाली कविताएं दिखती नहीं हैं, तो वो लिखी जाती है लेकिन बताई नहीं जाती। और एक दिन बातें करते करते हमारी धर्मपत्नी, जिनसे प्रेम विवाह किया हमने, तो वो कह रही यार तुम आई लव यू ऐसे बोलते हो जैसे जय माता दी कि आई लव यू तो आई लव यू टू, मतलब वहाँ से छूटा नहीं और आपने व्हाट्सएप पे फट से मार दिया कि स्पेशली एक दिन मैं बहुत कहीं बाहर था, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो मैंने कहा यार तुमको क्या शक है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? बोले नहीं करते तो हो लेकिन उतना नहीं जितना मैं करता हूँ। तो उस पर मैंने अगले 20 साल के लिए 3 कविताएं लिख डाली हैं और मैंने कहा मैडम अब ये आप पढ़ लो, ये आपके लिए लिखी गई है और मैं गली गली घूम के मैं सब लोगों को बताना भी चाहता हूँ भैया ये लिखा है, तुम्हारे लिए लिखा है, आप देख लीजिए। और इस कविता का नाम है तेरा प्यार 1, 2 और 3। आपकी परमिशन हो तो मैं सुना दूंगा। तेरा प्यार 1। हाँ तेरा प्यार ज्यादा है, हाँ तेरा प्यार ज्यादा है, वो पूरा है मुकम्मल भी। जब भी मेरे प्यार को तौलोगी तो एक छटाक कम ही निकलेगा। क्या? जब भी मेरे प्यार को तौलोगी वो एक छटाक कम ही निकलेगा, क्योंकि मैं आधा अधूरा हूँ। तेरी चाहतों के इंद्रधनुष के तो रंग पूरे हैं, बस मेरा आसमान ही छोटा पड़ जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तेरा प्यार तो तेरा प्यार अथाह है गहरे समंदर की तरह, मैं बिखर बिखर कर उफन उजड़ कर नदी सा तुझ में मिलता हूँ। तेरा प्यार चांद की रोशनी है जो फैली है हर तरफ, मैं गली के लैंप पोस्ट की तरह चलता बुझता रहता। बहुत सुंदर, बहुत। अब तेरा प्यार 3, अब तो मतलब कत्ल कर दिया। मैं वो रेत हूँ जो झर से झर जाएगी मुट्ठियों से, मैं वो रेत हूँ जो झर से झर जाएगी मुट्ठियों से, तू मिट्टियों में अपनी जड़ें बनाता है। हमारी लाइफ का एंकर मेरी वाइफ है। मैं वो रेत हूँ जो झर से झर जाएगी मुट्ठियों से, तू मिट्टियों में अपनी जड़ें बनाता है। मैं भंवर बनाने में लगा हूँ मैं, तू पानियों की परछाइयाँ नापता है। मैं मजार में जलती अगरबत्ती का धुआं बस हूँ, रात के सीने में यूं राख बनकर लिपट जाऊंगा। तू खुदा है तेरी चांदनी की चादर ओढ़े, हर सुबह मैं जिंदा जागता हूँ। तू खुदा है तेरी चांदनी की चादर ओढ़, हर सुबह मैं जिंदा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें सारी भावनाएं आपने एक साथ ही उतार के अपना इतनी कर ली भविष्य के हिसाब से। मैं आपके बारे में बहुत सारे प्रश्न भी हैं, जानकारी देना भी चाहता हूँ। मैं आपने उस समय रोक दिया था तो मैं थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में और देना चाहता हूँ कि आपकी दिलचस्पी अभिनय में है, अभी एक शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, उसके अलावा पॉडकास्टिंग, पहाड़ से जुड़े मसलों पे भी ये बोलते हैं, और साहित्य संगठन
नीलांबर से जुड़े हैं। एक बीट बॉक्सिंग, एक बॉक्स होता है उसको मतलब ड्रमर की तरह जो प्ले करते हैं, आप वो भी करते हैं। तो इतना सब करने के बाद मैं भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैंने एक लिस्ट बनाई है कि मैंने क्या क्या kiया और क्या क्या बाकी है। तो करीब 25 चीज़ें करी और 25 बाकी हैं। तो अगले 50 साल इंशाल्लाह वो जब चीज़ें करूँगा तो, लेकिन अब अभिनय के प्रति ज़्यादा सीरियस हूँ। मुझे मौका मिला है और एक सिंगापुर की शॉर्ट फिल्म मैंने अभी काम किया उस पर, और वो लिफाफे नाम है उसका। अब क्या हो गया है कि इतने साल पढ़ा दिया है तो करीब 55 संस्थाओं में मैंने पढ़ाया है और करीब 12,000 बच्चे पढ़ाए हैं पिछले 25 सालों में। तो वो बच्चे दे गिव बैक टू यू। तो अब वो कुछ कुछ लेके आते रहते हैं। कभी कोई पॉडकास्टिंग के लिए मेरे को पकड़ लेता है, कभी कोई एक्टिंग के लिए पकड़ लेता है, कभी कहता है सर एक मॉडलिंग कर लो। तो मैंने कहा हाँ जी रेडी, क्या दिक्कत है। तो अभी पिक्चर में काम किया है और अब बीच में मैंने एक गाना भी लिखा था। मेरे एक स्टूडेंट है वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो गया बॉलीवुड में, तो उसके लिए गाना लिखा था। वो आएगा जब उसकी और कुछ किताबें और लिखना चाहता हूँ। मैं छोटी कहानियाँ लिख रहा हूँ। नॉवल लिखने का मात्रा मेरे में नहीं है, छोटी छोटी कहानियाँ लिखता हूँ। उसमें एक पॉडकास्ट चलाता हूँ, उसका नाम है चिपकी हुई दास्तानें। तो मैं दुनिया में जहाँ जहाँ जाता हूँ और वहाँ से जो लोग मुझे मिलते हैं उनकी कहानियाँ लेके मैं उनको लिखता हूँ और उनकी कहानियों की जो यादें हैं वो चिपकी हुई दास्तानों की तरह वो मेरे साथ चलती हैं। तो उस पर कोशिश है कि मैं उसको लिखूँ। और जहाँ तक मेरा प्रोफेशनल है, हो सकता है मैंने करीब 5 यूनिवर्सिटीज़ और बिजनेस स्कूल्स को खड़ा किया है अपने सालों में। तो कभी मौका लगे, कभी मेरे पास में इतनी फंडिंग आए तो एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा विश्वविद्यालय बनाना चाहूँगा। और अभी तक दूसरों के लिए बनाए हैं, लेकिन अब चाहूँगा कि कभी मुझे वो मौका मिले कि मैं एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा बड़ा विश्वविद्यालय इस देश में बनाऊँ। कब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जरूर। इस उम्र में मिलेगा कि नहीं, इस जन्म में मिलेगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद है कि ये करना चाहता हूँ। और छोटी छोटी खुशियाँ हैं मेरे पर, बटोरते रहिए जी। अच्छा, इतना सब करने आपने मतलब इतने फील्ड्स में काम किया, इतनी यूनिवर्सिटीज़ में काम किया, फिर वो वाइस चांसलर हैं, किताब आई, आपने कभी सोचा था यहाँ इस मंच पे मुझसे मिलना? ऑनेस्टली ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। प्रभा खेतान ने मेरे को बहुत बड़ा एक ऑनर दिया है। मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं बहुत अदना सा एक छोटा सा साहित्य के क्षेत्र में स्पेशली एक छोटा सा लिखने वाला हूँ और छोटी छोटी नज़में लिखता हूँ, चीज़ें करता हूँ। और बस ये ऐसा मौका मिलेगा, मेरे को मौका मिलेगा, किताब छपेगी, दूसरे लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। और ये सिर्फ अभी एक शुरुआत है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है जी, और बहुत कुछ लिखना भी बाकी है जी। तो ये एक आप एक तरह से समझ लीजिए कि लेखन के क्षेत्र में मैं अभी सिर्फ एक बालक हूँ, मैं वयस्क भी नहीं हुआ हूँ जी। तो बाकी युवा और बाकी तो छोड़ दीजिए। बाकी ये 5 साल की जो 6-7 साल की जो जर्नी है, इसमें बहुत आगे मुझे जाना है आगे, और बहुत पढ़ना है, बहुत लिखने की कोशिश भी करना जी। बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलेगी। और हमें ऐसी आशा है कि आप इस क्षेत्र में और अन्य जो भी क्षेत्र में आप काम करेंगे तो कुछ अलग ही करेंगे। अब मैं ये मंच आप सभी के लिए खुला रखता हूँ। आप अपनी जिज्ञासा या प्रश्न जो भी पूछना चाहें तो कृपया पूछें। उत्तराखंड से आपका जुड़ाव, उसकी स्मृतियाँ और झीलों की नगरी से आपका जो जीवन गुजरा है, तो वहाँ में प्रकृति के जुड़ाव आपके लेखन में स्वाभाविक रूप से परिलक्षित तो होता ही। क्या लेखन की उर्वरकता के लिए ये ज़रूरी है कि या आपको लगता है कि आपके लिए मददगार साबित होता है कि आप प्रकृति से जुड़ के इसको लिखने में आपका प्रेरणा स्रोत बनती है? दूसरा प्रश्न, अक्सर ये सुना हुआ है कि बहुत सारे लेखक हैं या कवि हैं, वो अचानक उनके दिमाग में कुछ उतरता है
और उस वक्त ना लिखे तो वो खो जाता है। जी जी जैसे मनोज मुंशी बोलते हैं कि तेरी मिट्टी गीत लिख रहे थे, हाँ, तो हाँ। आखिरी स्टेंजा रात के 2:30 बजे उनको कहीं अमेरिका में होटल के अंदर मालूम जी 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 आया और उन्होंने पेपर नैपकिन के ऊपर उसको लिखा। जी जी तो आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हुआ है या होता है, और या आप एक अपने आप को डिसिप्लिन पॉइंट पाते हैं? पद्य में थोड़ा सा फर्क है। कविता आती है, बाकी चीज़ें आप लिखते हैं। आप चाहें कि आज मैं बैठा हूँ और कविता लिखूंगा, ये नहीं होता है। आप कहानी लिखने बैठे हैं, आप सोच रहे हैं, आपके मन में एक परिदृश्य है, आप उसकी गाढ़ा लिखने की कोशिश करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, चीज़ें करते हैं, लिखते हैं। मेरे को नहाते हुए कविता आई है, मेरे को जागते हुए कविता आई है। मैं फ्लाइट मोड में बहुत कविताएं लिखता हूँ। मैं जब मेरे पास मुझे आज भी याद है तो उस पर तो वो एक बिंब निकल के आते रहते हैं, मेटाफर्स रहते हैं, जिस पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। मुझे रात के 2, 3, 4 बजे भी कविताएं आई हैं, मैंने सपने में भी लिखा है, और सुबह उठ के मैंने पढ़ाया है तो मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या लिखा है क्या ये। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये लिख दिया गया है। और चीज़ें जहाँ तक प्रकृति का संबंध है, मेरे पहले जो मेरा भाग है मेरे लिखने का 84 से 94-95 तक का, उसमें 80% मेरी जो कविताएं हैं वो प्रकृति से जुड़ी हुई, और वो सुबह में लिखी गई है या रात में लिखी है। तो मैं प्रकृति से बहुत ज़्यादा हमेशा से खुशकिस्मत था कि मेरे पास, मैं ऐसी जगहों पे रहता था कि मेरा जुड़ाव था। और गढ़वाल से लेकर उदयपुर और जाबरमई बहुत खूबसूरत जगहों में मैं रहा हूँ। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बहुत ज़्यादा सुंदर जगहों में मैं रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में। तो फतेह सागर से किसी को, आना सागर बहुत सुंदर है लेकिन मैं उदयपुर वाला हूँ, तो फतेह सागर से ज़्यादा सुंदर कोई जगह नहीं। आप मेरे को गोली मार दें चाहे। आना सागर बहुत सुंदर है सर, बट फतेह सागर वाले हम जो है, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वही, तो आप जिस परिदृश्य में रहे उसमें बहुत ज़्यादा, और मेरी कविताओं में काफ़ी प्रकृति के बिंब हैं। रात से लेकर, शून्य से लेकर, झींगुरों से लेकर, बहुत ज़्यादा कि रात के सन्नाटे में साए साए करती हवा, और झींगुरों के शोर को सुना तो लगा कि मौत की खामोशी में एक क्षीण स्वर की क्षणिक प्रतिध्वनि है जीवन। ये करीब 25 साल पहले कभी लिखा था, थोड़ा सा याद है। तो आप उनको पिक करते रहते हैं, चुनते रहते हैं, और वहाँ से आप उन चीज़ों को उठा के लिखते रहते हैं। तो वो ज़रूर बात आपने सही कही कि, और मेरा ये मानना है कि, और ये मेरा कई जो बड़े कवि, वरिष्ठ कवि होते हैं, उनसे मेरा ये विरोधाभास रहा है कवि सम्मेलनों में। उनका ये मानना है कि कवि का ये धर्म है कि वो खुश नहीं रह सकता, उसे अपने आसपास के दुख को दिखाना ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि वो दुख आप दिखाएं ज़रूर, लेकिन आपने आसपास के सुख को कम ना आके। तो सुंदरता अगर प्रकृति में दिखती है तो उसे आप प्रस्तुत करें। आप उसको ग्लानि बोध में ना लेके जाएं कि तुम कभी हो खुश कैसे हो सकते हो। एक बहुत बड़े, हमारा कलकत्ता में विरोधाभास हो गया उनके साथ। मेरा सर, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, वो कवि का एक धर्म है। लेकिन मेरा ये मानना भी सही है कि अपने आसपास इतनी ज़्यादा खूबसूरत जो लम्हे हैं, आप उन लम्हों में जीना तो सीखिए। कवि उन लम्हों को पकड़ लेता है, हम सब के अंदर कवि हैं, हम उन लम्हों को पकड़ लेते हैं, और उस पर अगर हम कुछ उसको भाव व्यक्त कर लेते हैं, अभिव्यक्त कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से यही। और अगर वो चीज़ दूसरों के पढ़ने तक आ जाती है तो आई थिंक आपका लिखना सफल हो जाता है। जी, और भी तो कुछ लिखा होगा। पराक्रमी कविताएं करी गई हैं, उस लेवल पे नहीं कहा गया। मेवाड़ के बहुत ज़्यादा रूप हैं, और उसमें से जो रूप मेवाड़ की धरती का जो सुंदर प्रकृति का है, उस पर कविताएं हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कविताएं जो वीर रस की हैं, उस पर नहीं लिखा है। उस पर बहुत कुछ लिखा गया, उस पर मेरे से अच्छे लिखने वाले हैं। मेरा ये मानना है कि मैं मूलतः एक प्रकृति प्रेमी, अब मैडम अल्मोड़ा की हैं तो सुमित्रानंदन वन से बहुत ज़्यादा हमारा जुड़ाव है, तो उस पर ज़्यादा लिखा गया। और एक कविता है जिस पे मैंने लिखा है कि मैं मूलतः पहाड़ी नहीं मेवाड़ी हूँ।
लेकिन मेवाड़ वाले मुझे कहते हैं अरे तुम कैसे मेवाड़ी हो गए, तुम तो पहाड़ी हो। इस कविता का नाम ही है मैं कहीं का नहीं। तो कविता वहां से शुरू होती है कि आपकी एग्जिस्टेंशियल लाइफ है, हम सब हमारी जिंदगी के माइग्रेंट्स हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शरणार्थी। हम सब हमारी जिंदगी में शरणार्थी हैं कहीं ना कहीं पे। तो रेफ्यूजीज तो नहीं कहें, हाँ शरणार्थी रेफ्यूजी हो गया। माइग्रेंट को क्या बोलेंगे पता? अप्रवासी। हम अप्रवासी। उस पर कविता है कि हम, क्योंकि मैं अब कर्नाटका में रहता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि तुम हिंदी कैसे बोल, कन्नड़ा में बोलो। महाराष्ट्र गया तो मराठी में चालू हो गए, फिर बंगाल गया तो वो साम्यवाद से लेकर वहाँ की कहानी, नागपुर जाओ तो वहाँ पे संघ की कहानी, और फिर वो आइडियोलॉजी से लेकर नींबू पानी तक चलती है कि भाई नींबू पानी क्यों पीते हो, सिंगल मॉल्ट क्यों नहीं। अब सिंगल मॉल्ट उठाओ तो मेरी बहन मेरे को घर से निकाल देगी। फिर कहते हो तुम ब्राह्मण हो, तो हम पहाड़ी ब्राह्मण हैं। अब यहाँ पे राजस्थानी ब्राह्मण, अभी नवरात्रे चल रहा, नहीं बोलना चाहिए, बट हम पहाड़ी ब्राह्मण हैं, हम तो नॉनवेज खाते हैं। और अरे तुम अच्छा नॉनवेज खाते हो तो अच्छा, फिर तुम मुर्गा खाते हो तो फिर ये वाला क्यों नहीं खाते हो? तो आदमी जिए कैसे? उसने एक बहुत गंदी कविता है कि मैं कहीं कर नहीं। तो ये है, इसमें पढ़ा चुके हैं, इतना आपने खुद ने कुछ कर लिया है, वो तो थोड़ा बहुत कर भी इतना अपने आप को समझने लग जाते हैं, पर आप इतना सहज कैसे हैं? हाँ क्या बात है सर। बात हमें ये कोई छोटा में बड़ी बात है, लेकिन सब बड़े मेरे यहाँ पे बैठे हैं। मेरा ये मानना है और बहुत अंदर तक मानना है कि हमें अपने काम को सीरियसली लेना चाहिए, अपने आप को। जिस दिन हमको लगेगा कि हम अपने काम से बड़े, कोई नहीं हो सकता, कोई अपने काम से बड़ा नहीं। एज ए टीचर मेरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अब टीचर्स बन रहे हैं, या फिर मैं नए PhDs को अपने यूनिवर्सिटी में लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको सिर्फ दो चीज़ें बोलता हूँ कि अपने सब्जेक्ट और अपने सब्जेक्ट्स, जो स्टूडेंट्स उनके प्रति आप वफादार रहें। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप हमेशा टीचर कभी नहीं हो सकते, आप हमेशा लर्नर, आप हमेशा सीख रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपसे बड़ा, विषय हमेशा शिक्षक और सिखाने वाले से बड़ा होता है। और यही बात हमेशा एज ए शिक्षक टीचर हमें समझनी चाहिए कि हम टीचिंग के प्रोफेशन में नहीं हैं, हम लर्निंग के प्रोफेशन में। तो जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा शेयर करता है। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, कहानी खत्म हो। मेरे हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने हमें बहुत अच्छा एक ब्रह्म ज्ञान दिया था। मेरे को बहुत कम मौका मिला था, मैं कुछ टाइम के लिए जा पाया था अपनी लाइफ में। मैं खुशकिस्मत था कि मैं वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करता। तो हमारे टीचर ने हमें दो चीज़ें सिखाई थी, प्रोफेसर ग्रॉसमैन, कि अगर शिक्षक की तरह आपकी क्लास खत्म होती है तो आप अपने आप को उस मापदंड में नापें कि क्या आप अपनी क्लास खुद अटेंड करेंगे और उसके लिए पैसे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको अपने प्रोफेशन के प्रति सच्चाई रखती है। दूसरा उन्होंने सिखाया था, जो जिंदगी को लेके उन्होंने सिखाया था, कि अगर आपका परिवार, इफ योर फैमिली कुड रिप्लेस यू, विल दे। हम अपने परिवार को, अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। हमें लगता है कि हम ही हैं, हम हैं। उन्होंने कहा कि अपने आप को, अपने रिश्तों को, अपने व्यवहार को, अपने काम को अगर आप उस पैरामीटर में नापने की कोशिश करते हो। मैं एक हफ्ता था, उन्होंने 40,000 चीज़ें हमें पढ़ाई होंगी, मैं 2 चीज़ें वहाँ से लेके आया था। और यही चीज़ मैं, जो मेरे यंगर कलीग्स हैं आज की तारीख में, जो बातें हैं मेरे साथ में, उनको मैं यही से बताने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स के प्रति वफादार रहिए। और लास्ट ये है कि अगर आप अपनी क्लास ख़त्म करके, आप बच्चों ने अच्छा बोला, ख़राब बोला, आपको पता चलता है। हम सब यहाँ पर टीचर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, हमें पता चल जाता है कि आज हमने अच्छा काम किया। जैसे एक्टर को पता चल जाता है कि शॉट अच्छा गया कि नहीं। अभी मैंने शूटिंग करी, मैं 4 दिन सिंगापुर में था और मेरा कुल रोल 30 मिनट की फिल्म में 8 मिनट का। और मेरे सामने जो डायरेक्टर थी कैमरे के पीछे, वो मेरी स्टूडेंट है, जो जिसको मैंने 16 साल पहले पढ़ाया था। अब उसका मौका आया, उसने मेरी रैगिंग ले ली और 8 मिनट के लिए रोज उसने मेरे को 18 घंटे की शूटिंग करा, गर्मी में, टाई वाई पहन बिना AC। और फिर बोला, सर
अब पढ़ाना आसान है कि एक्टर बनना, तो अब मेरे को बॉलीवुड के लिए बहुत रिस्पेक्ट आ गई है। चाहे ब्रह्मास्त्र फेल हो गए, लेकिन बेचारे ने बनाई तो बड़े दिल से है। तो आई थिंक हर काम के प्रति अगर हम ईमानदार रहें तो ये ज़रूरी है, और ये आवरण नहीं है, ये हमारी जिंदगी से। एक तो ये कि जैसे अभी आप बार बार ये कह रहे थे कि जिस विषय पर करते हैं उसमें आपको निष्णात होना चाहिए, जिस मीडियम को आपने स्वीकारा है उस मीडियम में आपका को एक्सपर्टाइज होना चाहिए। बीइंग ए लेखक और विशेषकर कवि होने के नाते क्या आप सोचते हैं कि कवि का भाषा पर भी उतना अधिकार होना चाहिए जो एक कवि के लिए अपेक्षित है? मिसाल के तौर शब्दों के चयन को लेकर हमको इतना बाखबर रहना चाहिए। अगर आप कवि हैं, अगर आप बेखबर रहते हैं तो ठीक है, आप और कोई काम नहीं। जैसे उम्मीदों के पंख, उम्मीद के पंख सफिशिएंट, क्या आप नहीं सोचते? उम्मीदों क्या होता है? किताब का टाइटल है आपका। जी जी जी। तो उम्मीद के पंख, पंख प्लूरल है जी। वो ठीक है चले, क्योंकि दो होते हैं। जी। उम्मीदें कितनी होती है इसलिए ऐसा थोड़ी होता है। जैसे कई लोग उर्दू में कहते रहते हैं कि तन्हाइयों, क्या बात है, तन्हाइयाँ कितनी हो सकती है? तन्हाई का मतलब अकेलापन है, वो कितना प्लूरल हो सकता है? जी। तो क्या एक उसके नाते, कवि होने के नाते, जी। क्या आप सोचते हैं कि आपको शब्द चयन और भाषा के प्रति जितना जिम्मेदार होना चाहिए? जी। दूसरा, आप जब ये कहते हैं कि मैं इतनी जगह रहा हूँ और अप्रवासी महसूस करता हूँ, मैं कहीं का नहीं हूँ, तो कभी आपने सोचा कि आपके जीवन के भीतर कितना बिखराव है? कि कभी आप नायक बनना चाहते हैं, कभी अभिनय करना चाहते हैं, जी। कभी आप बहुत अच्छे टीचर होना चाहते हैं, कभी आप कवि होना चाहते हैं, कभी आप एंड सो अभी। और ये बात अभी पूछ रहे थे आपसे, तो आपने कहा मैं 25 वर्ष में 25 चीज़ें और करना चाहती हूँ। तो क्या आप अपने आप को, क्या इनमें से कौन से सांचे में अपने आप को महसूस करते हैं? कवि होने में या एक्टर होने में, टीचर होने में, या और भी जो आप कह रहे हैं मैं थिएटर में भी आपको रुचि है, तो ये आप अपने आप को कौन सा खांचा है ऐसा कि जिसके बारे में आप बहुत सीरियसली सोचते हैं कि मुझे मेरी इमेज जो है ये इस चौखटे में अच्छी रहेगी? आपका कहना बहुत सही है और दुरुस्त है कि शब्दों के चयन को लेके और उसमें भाषा की चीज़ों को लेके आपको सतर्क रहना चाहिए। जब मैंने इस कविता को लिखा था तो मेरे लिए सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, इसलिए उसका चीज़ों को लिखा गया कि बहुत सारी उम्मीदें हैं। और जहाँ तक एक खांचे की बात है तो ये मेरा निजी मानना है कि मैं किसी भी खांचे में अपने आप को, खासकर दूसरों की निगाहों में, फिट नहीं करना चाहिए। मेरी जिंदगी में बिखराव, मेरी जिंदगी का बिखराव नहीं, मेरी जिंदगी का फैलाव है। बाकी आप शिक्षक रहे हैं और मैनेजमेंट भी पढ़ाया है, लेकिन साहब एक खास बात ये कही कि आपने LBS एकेडमी में पढ़ाया है। LBS एकेडमी में पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी यादगार होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप LBS एकेडमी में जब तक रहे तो आपके ज़्यादातर लोग प्रशासनिक लोगों से ज़्यादा संपर्क रहा होगा, तो क्या वो लोग जो प्रशासनिक अफसर बने हैं, तैयारी की है उन्होंने IAS की, और उस प्रोसेस में वो सिर्फ एक मशीनी प्रशासनिक अफसर ही बन के रह गए, या उनमें कोई मानवीय संवेदना या साहित्य के प्रति भी कोई अभिरुचि रही? वर्ग के प्रशासनिक अधिकारियों को पढ़ाया है और मेरे विषय काफ़ी अलग रहे हैं। सोशल मार्केटिंग, बिहेवियर चेंज को काम किया, उसके लिए मैंने काफ़ी राजस्थान में आके रिसर्च करी और फिर मैं गया। तो मैं IAS को सिर्फ इसलिए नहीं जाके पढ़ाना चाहता था कि मुझे मैनेजमेंट आता है और मेरे को जाके
अपने मैनेजमेंट के ज्ञान उनको दूँ, जब तक ज़मीनी तौर से मैं खुद कुछ चीज़ों को, कुछ मुद्दों को न समझ पाया, और उनको जाके मैं क्या पढ़ाऊँगा। तो मैंने कम से कम 3 महीना रिसर्च करी और फिर जाके उनको उस खांचे में उन चीज़ों को लेके पढ़ाने की कोशिश की। जैसा कि होता है 180 क्लास के मेंबर होते हैं, हर साल 180 आते हैं इसमें। उसमें आपको समाज का हर तरीके का आपको एग्जाम्पल दिखता है। कुछ बहुत घमंडी आते हैं जिनको लगता है कि उनको खुदा की नेमत है और कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि आप इतने अच्छे हो तो आप क्यों नहीं IAS बन गए, ये उनका एटीट्यूड है। उनको लगता है कि ज़िंदगी में वही लोग सक्सेसफुल हैं जो IAS बने, और बाकी जो कुछ और कर रहे हैं, मतलब आपने कभी ट्राई तो किया ही होगा, नहीं बनेंगे हम तो बन गए, लेकिन उनका नंबर कम है। बहुत ऐसे होनहार कैंडिडेट्स आते हैं हर तबके से, जो सही कारणों से प्रशासनिक सेवा में आने की कोशिश करते हैं। 6-6 साल, 5-5 साल, 4-4 साल बाद भी आते हैं। कई IIT, IIM के बाद, कईयों को मैंने IIM में पढ़ाया, उसके बाद वो IAS बनने आए तो डबल पढ़ाया। वही मेरा स्टूडेंट IIM अहमदाबाद का इधर आ गया और उसको मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया। तो उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं। उनमें से कई लोग कवि भी हैं, लेखक भी हैं, चित्रकार भी हैं। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं कुछ बच्चे, बहुत ज़्यादा। मतलब आप उनको देख के लगता है यार तुम IAS भी बन गए, नंबर भी बहुत अच्छे ले आए, IIT भी चले गए थे, IIM भी चले गए, तुमने लंदन में काम भी कर लिया, और अब तुम थिएटर में भी काम करते हो, बाकी भी। तो कुछ का बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। जब वो निकलते हैं तो बहुत हाई आइडियल्स के साथ निकलते हैं। लेकिन हमारा जो ये एक आयरन फ्रेमवर्क है, एक जो ढांचा है प्रशासनिक सेवा का, पहले 5 साल में उनको इतना ज़्यादा सिखा देता है, समझा देता है कि यार आपको इस ढांचे में ही काम करना। आप अगर एक रेबेल की तरह काम करोगे तो सरकार में शायद नहीं कर सकते। लेकिन बहुत लोग हैं जो सरकार में रहते हुए बहुत सुंदर और बहुत अच्छा काम। मेरा एक स्टूडेंट है, बीकानेर या जालोर का पहले DM था, गौरव अग्रवाल, आपके राजस्थान का ही, ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 1 था। IIT कानपुर का लड़का है, IIM लखनऊ का था। गौरव मेरा स्टूडेंट था, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और ऐसे करीब उसके बैचमेट्स और उसके सीनियर और जूनियर काफ़ी लोग हैं जो सिस्टम, लेकिन एक भारत देश है, इतना कॉम्प्लेक्स है, चीज़ें हैं, तो उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं सर। लेकिन उनको उनका काम इतना ज़्यादा विस्तृत है। अगर आप एक DM के ऑफिस में बैठ जाएं, जो मैं बैठा हूँ, मैंने समझा है उनको, ये लोग कितना काम करते हैं, क्या करते हैं। वो सुबह 6 बजे से लगता है और वो रात के 2 बजे तक भी फाइलें लेके घर जाता है और कर रहा होता है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है। लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और आज भी एक DM या कलेक्टर हमारे देश के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले लोगों में आज भी माई बाप है। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, अगर आप सोचें कि एक 30 साल की उम्र के बच्चे, 28 साल की उम्र के लड़के को आपने दे दी कि आपको देश संभालना है, आपको कलेक्ट्री संभालनी है, आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालना, और इतने सारे हज़ारों लाखों लोग आपके ऊपर देख रहे हैं कि DM साहब कुछ काम करेंगे, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो एक कॉर्पोरेट लाइफ या बाकी ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को, अपने मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए, डिप्रेशन में न जाने के लिए उन चीज़ों से शील्ड करना पड़ता है। और शायद वही चीज़ फिर संवेदनाएं फिर चली जाती, क्योंकि फिर आप नहीं रहोगे, आपको अपने आप को भी तो बचाना है, कैसे करोगे। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है इनका। मैंने उनको एक हफ्ता उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक मैं स्टडी कर रहा था कि कैसे कर रहे हो, कैसे काम करते हो। उस एकेडमी से मेरे को एक मैंडेट मिला, मैंने कहा जी काम करते हैं, देखते हैं। तो इतना आसान नहीं है सर, इतना आसान नहीं। लेकिन जब तक वो DM रहते हैं, ये भी हमारी प्रशासनिक सेवा का एक कहानी है कि जब तक वो, तब तक बहुत अच्छा काम है। जैसे वो सेक्रेटरीट में आए जयपुर, फिर वो फाइलों के अंदर बंद के रह जाए, और हमारा विकास जो है वो उन्हीं फाइलों में दबा रहे हैं। DM रहते हैं जब तक उनके पास पावर होती है, जैसे कर्नल होता है आर्मी में, जब तक वो कमांडिंग ऑफिसर होता है तब तक उसके पास में लाइन फंक्शन पावर रहती है, बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आपने उसको ब्रिगेडियर बनाया और फिर वो पेन पुशर हो जाता है,
उसके बाद डायरेक्ट पावर है, उसके अंदर में कोई काम करने वाले लोग, तो वो फंस जाते हैं इसमें। तो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। मतलब इस प्रशासनिक ढांचे को बाहर से देख के क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। जब आप अंदर जाते हैं तो आप ये भी मान के चलिए कि ये देश चलता इसलिए है क्योंकि ये अच्छे लोग जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए देश चल भी रहा है। वरना हम जान ही रहे हैं नेताओं ने और बाकियों ने इस देश का क्या हालत है, तो हमें आगे ही चलना है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पद्मश्री सीपी देवल साहब से कि वो आए और एक मोमेंटो जो हम लोग हस्तकला से छत्तीसगढ़ से मंगाया है आपके लिए, उनको प्लीज़ बनाइए। तो ये छत्तीसगढ़ के जो ट्राइब्स हैं उनके द्वारा बनाया है। सामने दुकान मेरे लिए को बढ़ावा देने के लिए सभी शहरों में की जा रही है। हमारे प्रस्तुतकर्ता है श्री सीमेंट और सहयोगी है वी केयर और एहसास होता है।